धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। 90 का दशक एक ऐसा दौर जब इश्क खतों में नहीं कैसेट में बयां होता था, और उस इश्क की हर धुन पर सिर्फ 2 लोगों का ही नाम लिखा था, नदीम और श्रवण। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे एक ऐसी जोड़ी जिसने संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी, जिनकी धुनों ने मोहब्बत को जुबान दी और जिनकी संगीत ने सिनेमा घरों को खचाखच भरा स्टेडियम बना दिया। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे। कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों को घर घर पहुंचाने वाले और टी सीरीज के साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले 90 के दशक के बेताज बादशाह नदीम श्रवण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामयाबी के इस शिखर के पीछे एक ऐसी गहरी खाई थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या आपको पता है कि मेलोडी के इन शहंशाहों की कहानी का अंत एक ऐसे विवाद पर हुआ जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। पुलिस का यह कहना था कि नदीम सैफी ने इस वजह से गुलशन कुमार की हत्या करवाई थी क्योंकि गुलशन कुमार ने उनको काम देना बंद कर दिया था। एक ऐसा इल्जाम जिसने इस जोड़ी को तोड़ दिया, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने इनके सुरों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर दिया। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा। तो क्या नदीम श्रवण सिर्फ धुन बनाने वाले 2 संगीतकार थे, या एक ऐसी दोस्ती की मिसाल जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की भेंट चढ़ गई? और टिप्स के साथ एसोसिएशन हमारा ऐसा है कि टिप्स और नदीम श्रवण जो है वो एक जुड़े हुए नाम है विद सक्सेस जीत के साथ। टिप्स, नदीम श्रवण और जीत, ये एक ही नाम है। आइए आज चलते हैं उस दौर में जब संगीत कैसेट में बिकता था और धुनें दिलों पर राज करती थी। खोलते हैं नदीम श्रवण की जिंदगी की वो किताब जिसके एक पन्ने पर शोहरत की इबादत है तो दूसरे पर गुमनामी का अंधेरा। दोस्तों, हर फेमस जोड़ी की कहानी की तरह ही इस कहानी की भी 2 अलग अलग शुरुआत है। एक तरफ थे नदीम सैफी जिनके पिता कारोबारी थे, तो दूसरी तरफ श्रवण राठौड़ जिन्हें संगीत विरासत में मिला। उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ एक जाने माने क्लासिकल सिंगर थे। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन इनकी मंजिल एक थी। साल 1973 में एक फंक्शन के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई और यहीं से एक ऐसी जोड़ी की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। इसी मुलाकात में इन्होंने तय कर लिया कि ये साथ मिलकर संगीत बनाएंगे। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। 80 का दशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बप्पी लाहिरी जैसे दिग्गजों का था। नदीम श्रवण को काम तो मिला लेकिन पहचान नहीं। साल 1973 में इन्हें पहली बार एक भोजपुरी फिल्म दंगल में काम करने का मौका मिला। हालांकि किसी कारण से इस फिल्म को रिलीज करने में देरी हो गई, लेकिन 4 साल के इंतजार के बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई तो नदीम श्रवण के कॉम्पोजिशन और मन्ना डे की आवाज में इस फिल्म का एक गाना जबरदस्त हिट हो गया। इसके बाद साल 1981 में इन्हें हिंदी फिल्म मैंने जीना सीख लिया में काम करने का मौका मिला। फिर इन्होंने विक्रम बेताल जैसे टीवी सीरियल और कुछ छोटी मोटी फिल्में की, लेकिन कामयाबी अभी भी इनसे कोसों दूर थी। लगभग 10 साल तक इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन ये टूटे नहीं, बस सही मौके का इंतजार करते रहे। और वो मौका आया साल 1990 में। दरअसल इसी दौरान महेश भट्ट एक म्यूजिकल फिल्म बनाना चाहते थे और गुलशन कुमार की टी सीरीज उसे प्रोड्यूस कर रही थी। कहते हैं कि गुलशन कुमार ने इन दोनों की धुनें सुनी और वो समझ गए कि ये जोड़ी कुछ बड़ा करने वाली है। फिल्म थी आशिकी। जब ये रिलीज हुई तो जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, नजर के सामने जिगर के पास। फिल्म के हर गाने ने इतिहास रच दिया। ये सिर्फ गाने ही नहीं थे बल्कि एक इमोशन थे। नौजवानों की जुबान पर बस आशिकी के ही तराने थे।
मेरी जिंदगी है तू। कहा जाता है कि इस एल्बम की 2 करोड़ से ज्यादा कैसेटें बिकी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। नदीम श्रवण, जो कल तक गुमनाम थे, आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे। आशिकी ने इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया और यहाँ से जो सफर शुरू हुआ उसे रोकना नामुमकिन हो गया। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत। आशिकी के बाद नदीम श्रवण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 90 के दशक की आवाज बन गए। इनकी धुनों में भारतीय साजों जैसे शहनाई, सितार और ढोलक का खूबसूरत इस्तेमाल होता था, जो सीधा दिल में उतर जाता था। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, दिल है कि मानता नहीं। साजन, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, फूल और कांटे और दीवाना जैसी फिल्मों के जरिए इन्होंने साल दर साल हिट्स की झड़ी लगा दी। आज पहली बार दिल की बात की है, आज तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। इन्होंने कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के साथ एक ऐसी टीम बनाई जिसकी आवाज हर सुपरस्टार की पहचान बन गई। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। साल 1991, 92 और 93 लगातार 3 साल इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीते। इनकी कामयाबी का आलम यह था कि डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट इनकी संगीत के हिसाब से ही लिखने लगे थे। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक। इस हैट्रिक के बाद भी इनका जलवा कायम रहा। इन्होंने साल 1994 की दिलवाले, 1995 की राजा और बरसात जैसी फिल्मों के साथ अपनी बादशाहत बनाए रखी। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए। दिलवाले का संगीत इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी उसके गाने सुने जाते हैं और राजा के संगीत के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला। हर फिल्म के साथ इनका कद और बड़ा होता जा रहा था। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर इसके बाद साल 1996 में नदीम श्रवण के कॉम्पोजिशन में फिल्म राजा हिंदुस्तानी के संगीत ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी। ये गाना उस साल का एंथम बन गया और नदीम श्रवण को उनका चौथा फिल्म फेयर अवार्ड भी दिला गया। परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना मुझे याद। हालांकि ये सिर्फ राजा हिंदुस्तानी का ही साल नहीं था। इसी साल इन्होंने जीत और अग्नि साक्षी जैसी सुपरहिट फिल्मों का भी संगीत दिया। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से। फिर साल 1997 में अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म जुदाई में भी इनका संगीत बेहद पसंद किया गया। हम मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, हम मुझे प्यार हुआ प्यार। इसके अलावा इनकी कॉम्पोजिशन में फिल्म परदेस के गाने भी सुपरहिट रहे। ये दिल दीवाना दीवाना है। नदीम श्रवण 90 के दशक के संगीत का दूसरा नाम बन चुके थे। कामयाबी इनके कदम चूम रही थी और शायद यही कामयाबी अपने साथ गुरूर और विवादों का एक लंबा सिलसिला भी लेकर आई। एक तरफ जहां इनकी धुनें रिकॉर्ड तोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ इनके काम और बिहेवियर पर सवाल उठने लगे। सबसे पहला और सबसे लगातार लगने वाला आरोप था धुनों की चोरी यानी प्लेजरिज्म का। क्रिटिक्स का कहना था कि नदीम श्रवण की कई सुपरहिट धुनें असल में ओरिजिनल थी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी गानों, गजलों और कभी कभी वेस्टर्न म्यूजिक से सीधे प्रेरित थी या सीधे सीधे उठा ली गई थी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। जिस गाने ने इन्हें रातों रात स्टार बनाया था यानी आशिकी फिल्म का धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, उस पर आरोप लगे कि वो 1968 की फिल्म रोमियो एंड जूलियट के गाने अ टाइम फॉर अस से चुराया गया है। हालांकि ये सिलसिला यही नहीं रुका। फिल्म सड़क का सुपरहिट गाना तुम्हें अपना बनाने की कसम पाकिस्तानी गायिका मुसर्रत नजीर के एक गाने से काफी मिलता जुलता पाया गया। दिल है कि मानता नहीं का टाइटल ट्रैक हॉलीवुड क्लासिक इट हैपेंड वन नाइट के थीम सॉन्ग की याद दिलाता था। राजा हिंदुस्तानी के ब्लॉकबस्टर गाने परदेसी परदेसी का एक हिस्सा भी पाकिस्तानी फिल्म नौकर वोटी दा के गाने से प्रेरित बताया गया। सलामी का गाना चेहरा क्या देखते हो भी पाकिस्तानी गायक सज्जाद अली के गाने से प्रेरित होने के आरोप लगे। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी।
लिस्ट लंबी थी, लेकिन नदीम श्रवण ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया। उनका कहना था कि संगीत के सिर्फ 7 सुर ही होते हैं और धुनों का मिलना महज एक इत्तेफाक हो सकता है। पर इन आरोपों ने उनकी मेलोडी किंग की छवि पर एक सवालिया निशान जरूर लगाया था। हालांकि विवाद सिर्फ प्लेजरिज्म तक ही सीमित नहीं थे। इंडस्ट्री के अंदर इनकी दबंगई के किस्से भी मशहूर होने लगे। सबसे बड़ा टकराव हुआ इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अनु मलिक के साथ। ये वो दौर था जब म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करने के लिए इन दोनों के बीच एक अघोषित जंग छिड़ी हुई थी, और ये जंग तब खुलकर सामने आई जब 1994 के फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म बाजीगर के लिए अनु मलिक को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया। कहा जाता है कि नदीम इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने पब्लिकली अनु मलिक पर अवार्ड खरीदने का इल्जाम तक लगा दिया। इसके बाद दोनों के बीच मैगजीन और इंटरव्यूज के जरिए एक लंबी जुबानी जंग भी चली जो सालों तक सुर्खियों में रही। इतना ही नहीं, डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बाजीगर के लिए उनकी पहली पसंद नदीम श्रवण की जोड़ी ही थी, लेकिन नदीम श्रवण ने फिल्म साइन करने के लिए एक अजीब सी शर्त रख दी। उनकी डिमांड थी कि फिल्म से काजोल को हटा दिया जाए क्योंकि उन्हें लगता था कि काजोल हीरोइन मटेरियल नहीं है। जब अब्बास मस्तान ने इससे इनकार कर दिया तो नदीम श्रवण ने फिल्म छोड़ दी और ये फिल्म अनु मलिक के पास चली गई। इस घटना से उस दौर में इनके दबदबे और गुरूर का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा इनका टकराव टी सीरीज की सबसे बड़ी आवाज अनुराधा पौडवाल और खुद गुलशन कुमार के साथ भी हुआ। आशिकी की जबरदस्त कामयाबी के बाद गुलशन कुमार चाहते थे कि उनकी फिल्मों के ज्यादातर गाने अनुराधा पौडवाल ही गाएं, लेकिन नदीम श्रवण अपनी धुनों में वैरायटी चाहते थे और वो अलका याग्निक जैसी दूसरी सिंगर्स के साथ भी काम करना चाहते थे। इस बात पर उनकी गुलशन कुमार के साथ काफी अनबन हुई जिसने इनके रिश्तों में हमेशा के लिए कड़वाहट घोल दी। हालांकि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री के सेटलमेंट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 12 अगस्त 1997 मुंबई के एक मंदिर के बाहर टी सीरीज के मालिक और म्यूजिक किंग गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में थी। जांच शुरू हुई और कुछ हफ्तों बाद मुंबई पुलिस ने जो खुलासा किया उसने सबके होश उड़ा दिए। इस हत्याकांड की साजिश के पीछे नाम आया अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का, और इस साजिश में एक कड़ी के तौर पर नाम जोड़ा गया नदीम सैफी का। इल्जाम था कि नदीम ने गुलशन कुमार से अपनी एक एल्बम को लेकर हुए विवाद के बाद अबू सलेम को उनकी हत्या करने की सुपारी दे दी थी। जिस वक्त यह आरोप लगा नदीम अपनी पत्नी के इलाज के लिए लंदन में थे। इन पर केस दर्ज हुआ, एक नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ और नदीम सैफी इस केस की सुनवाई और जेल जाने से बचने के लिए कभी भारत वापस ही नहीं लौटे। नदीम ने हमेशा इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। इनका कहना था कि इन्हें इंडस्ट्री की एक गहरी साजिश के तहत फंसाया गया है। सालों तक ये केस चला, भारत और यूके की अदालतों में सुनवाई हुई और आखिरकार सबूतों के अभाव में इन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन भारत सरकार ने इनके खिलाफ जारी किए गए वारंट को रद्द नहीं किया। नदीम पर एक ऐसा दाग लग चुका था जो शायद कभी नहीं मिट सकता था, लेकिन सवाल ये था कि अगर नदीम निर्दोष थे तो इन्होंने भारत वापस आकर अपनी बेगुनाही क्यों नहीं साबित की, और जब इन्होंने ये कहा कि ये कोई साजिश थी तो इन्होंने उस साजिश की डिटेल्स मीडिया या पुलिस के साथ क्यों नहीं शेयर किया। देयर वाज नो कॉन्स्पिरेसी, ये सारा झूठ था। ये बात का मुझे बड़ा डर था कि भाई मैं अगर वापस जाऊंगा तो पता नहीं ये लोग अपने आप को प्रूफ करने के लिए जो है पुलिस वाले जो है वो पता नहीं क्या किस तरह का मुझे मारने की साजिश कर देंगे। खैर, एक साथी 7 समुंदर पार आरोपों से गिरा हुआ और दूसरा साथी श्रवण यहाँ हिंदुस्तान में अकेला, लेकिन इन्होंने अपनी जोड़ी को टूटने नहीं दिया। ये वो दौर था जब इंटरनेट और मोबाइल आम नहीं थे, लेकिन नदीम लंदन से धुनें बनाते और श्रवण उन्हें यहाँ मुंबई में रहकर रिकॉर्ड करते। और इस दौर में भी इनका जादू कम नहीं हुआ। साल 1998 में आई फिल्म महाराजा का संगीत चला तो वहीं 1999 में आई सिर्फ तुम और ऋषि कपूर की आ अब लौट चले के गानों ने भी खूब धूम मचाई। इसके बाद साल 2000 में धड़कन, 2001 में कसूर और 2002 में राज जैसी फिल्मों के संगीत के जरिए इन्होंने ये साबित कर दिया कि इनकी मेलोडी किसी सरहद की मोहताज नहीं है। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत आपके प्यार में हम संवरने लगे। साल 2003 में इन्होंने अंदाज, कयामत और दिल का रिश्ता जैसी फिल्मों में हिट संगीत दिए। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात। फिर साल 2004 में तुमसा नहीं देखा और साल 2005 में आई अक्षय कुमार, अनिल कपूर और करीना कपूर स्टारर फिल्म बेवफा में भी इनका संगीत सराहा गया। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा।
हालांकि दूरियों का असर संगीत पर पड़े या नहीं, लेकिन इनके रिश्ते पर जरूर पड़ने लगा। संगीत का दौर भी बदल रहा था। आखिरकार साल 2005 में इस जोड़ी ने अपने रास्ते अलग कर लिए और 90 के दशक में म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करने वाली नदीम श्रवण की जोड़ी ऑफिशियली टूट गई। जिए तो जिए कैसे। अलग होने के बाद श्रवण ने अपने बेटों के करियर पर ध्यान दिया, तो वहीं नदीम सैफी ने लंदन में रहते हुए कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले वाला जादू दोबारा नहीं चल सका। साल 2009 में ये जोड़ी डेविड धवन की फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब के लिए एक बार फिर साथ आई, लेकिन ये वापसी कामयाब नहीं हो सकी। वक्त बीतता गया और फिर आई वो खबर जिसने इस कहानी पर पूर्ण विराम लगा दिया। 22 अप्रैल 2021 को श्रवण राठौड़ का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। नदीम लंदन में थे, लेकिन अपने दोस्त, अपने साथी को आखिरी बार देखने भी नहीं आ सके। जीते जी तो हम एक दूसरे का इम्पोर्टेंस जो है वो इतना नहीं समझ में आता है, लेकिन श्रवण के जाने के बाद मतलब मुझे जो एहसास हुआ कि जो ये दिल से दिल जुड़ा हुआ एक मामला था। एक ऐसी दोस्ती और पार्टनरशिप जिसका अंत इतना दर्दनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा, दिल चीर के दे। तो आज जब हम नदीम श्रवण के सफर को देखते हैं तो एक तरफ आशिकी, साजन और राजा हिंदुस्तानी जैसे अनगिनत रिकॉर्ड ब्रेकिंग एल्बम्स, मेलोडी का एक ऐसा सुनहरा दौर जिसे आज भी याद किया जाता है, एक ऐसी जोड़ी जिसने आम चेहरों को अपनी धुनों से सुपरस्टार बना दिया, तो दूसरी तरफ एक अनसुलझा विवाद, एक अधूरा करियर और एक ऐसा इल्जाम जिसने इन्हें शोहरत के आसमान से सीधा जमीन पर लापटका। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नदीम श्रवण को संगीत के उस सुनहरे दौर में एक नया बेंचमार्क स्थापित करने के लिए याद किया जाना चाहिए, या उस इल्जाम के लिए जिसने इनकी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। दो दिल